हेलो डियर एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपका दोस्त नितेश और आप सभी का स्वागत है एप्टीट्यूड मैटर्स पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया है। सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है। तो आज के सेशन से हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स की जो मेंस एग्ज़ाम होती है उसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है उसको मैं सॉल्व करवा के देने वाला हूं। उसकी हम सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से। तो हर एक दो दिन के बाद या फिर 2-3 दिन के बाद एक वीडियो आया करेगा। इस वीडियो में आपको मेंस एग्जाम में पूछे गए सवालों को कैसे सॉल्व करना है वो बताया जाएगा। देखो, इस वीडियो के दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो ये है कि आपके मन से इंग्लिश का डर निकालना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत बच्चों को देखा है मैंने, कि बच्चों के मन में इंग्लिश को लेकर बहुत बड़ा डर बसा हुआ है। उस डर को सबसे पहले दूर करना पड़ेगा। और दूसरी बात, इंग्लिश को स्कोरिंग टॉपिक कैसे बनाना है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मैं स्पेशली अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूँ तो उसमें अगर मेंस एग्जाम में भी अगर देखा जाए तो दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको स्कोरिंग मार्क्स दिलाने में बहुत काम आते हैं। आप बोलोगे कौन से सर, तो वो है, उसमें से आपका एक करंट अफेयर्स है और दूसरा है इंग्लिश। बहुत लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो लोग टॉपर्स हैं, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके कभी स्कोर कार्ड देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग उन्होंने करंट अफेयर्स में और इंग्लिश में की होती है। ऐसी बात नहीं है कि रीजनिंग और मैथ्स में स्कोर नहीं आता, उसमें भी स्कोर आता है। लेकिन बहुत से बच्चों का अगर आप देखोगे तो उसमें इंग्लिश और करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जिसमें अच्छा खासा स्कोरिंग आपका हो सकता है। ठीक है। तो दो बातें याद रखेंगे, मेरे साथ करते चलेंगे। मैं बताऊंगा कैसे कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पहले उठाने हैं आपको सॉल्व करने के लिए, है ना, और किस तरीके से इनको सॉल्व करना है उनको हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसमें भी आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि बहुत से बच्चों के मन में एक चीज़ का डर होता है इंग्लिश का, वो है स्पेशली आरसी का, आरसी सेक्शन का। आरसी सेक्शन के लिए मैंने बहुत बार बता भी चुका हूँ और फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि इसमें जब तक आप पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, कम से कम डेली का 20 मिनट आधा घंटा, जब तक आप डेली का न्यूज़पेपर या भी न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, कोई भी बुक मत पढ़ने जाना। ठीक है, न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ही आपको डेली के नए वर्ड्स मिलेंगे जिसको आप वोकैब कहते हो। उससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। अगर वोकेबलरी स्ट्रांग हो गई तो आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप कोई वर्ड पढ़ोगे तो आपका उसको मीनिंग पता होगा, है ना। तो ये चीज़ें मैटर करती है, इसलिए पढ़ने की आदत रोज रखिए। उससे ही आपका आरसी का सेक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम ज़्यादा फास्ट में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे डेली के कम से कम 20 क्वेश्चन भी अगर होते हैं, लेकिन वो अच्छे से हो जाते हैं, आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, अब देखिए, मैं जो आज करवाने वाला हूँ वो आपका मेंस का पेपर है, आरआरबी का। जो आपके रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं ना, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, अभी शायद इस साल भी अगस्त में वगैरह एग्जाम होगी, उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा जून जून एंड तक वगैरह। ठीक है। तो उसका 2022 का सॉल्व पेपर है, वो मैं करवाने वाला हूँ। तो ये मेंस का है, आरआरबी क्लर्क, क्लरिकल कैडर का के लिए है। मेंस इंग्लिश सेक्शन है, 2022 का सॉल्व पेपर है। तो इसमें कम से कम 40 में से 25 प्लस का स्कोर कैसे लाया जाए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन आज के सेशन में हम करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला ही सवाल आपके सामने पैसेज आ चुका है। अब इस पैसेज से डरना नहीं है, पहले अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए गए, जैसे कि इसमें एक श्रिंकिंग है, उसके बाद आरडीएस करके एक वर्ड वर्ड है, आरडीएस। ठीक है। और उसके बाद भी है क्या कुछ, हाँ, तीसरा वर्ड है रेडिक्यूल करके। ठीक है। तो ये तीन वर्ड है जो आपको बोल्ड में दिए गए। अब बोल्ड में दिए हैं मतलब वो क्या करेगा पता है, उस पे डिपेंडेंट कुछ सवाल पूछेगा। एक तो उसका एंटोनिम पूछ लेगा, यानी कि उसका अपोजिट, या फिर हो सकता है किसी वर्ड का वो आपको सिनोनिम पूछ ले। तो दोनों चांसेस उसमें है। ठीक। चलिए, अभी आप पढ़ना शुरू कीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे इनको सॉल्व करना है। अच्छा, पैसेज में भी ज़रूरी ये बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पैसेज मिलता है एग्जामिनेशन में, तो कम से कम, बहुत मैं मिनिमल बात कर रहा हूँ, कि कम से कम 8 सवाल तो उसमें से आएंगे ही। 8 क्वेश्चंस तो मिनिमम है। हो सकता है कि किसी एग्जामिनेशन में 10 सवाल आपको देखने को मिल जाए, लेकिन 8 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेगा। अगर 8 सवाल है तो देखो, अभी यहाँ पे 8 ही सवाल पूछे उसने, तो कम से कम 4 से 5 सवाल तो वो पूछेगा आपको पैसेज में जो दिया गया है उसके ऊपर। और बचे हुए 2-3 सवाल जो होंगे वो आपको जो
वर्ड्स दिए थे बोल्ड में, उसके सिनोनिम और उसके एंटोनिम, ये दोनों पूछने की, दोनों पूछेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहले आप ये लोग एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे। मुझे लगता है कम से कम 3 पैराग्राफ है इसमें, पहले ये पढ़ लीजिए। चलो पढ़ लेना इसको। आराम से पढ़िए, कोई गड़बड़ मत कीजिए इसमें। अब यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो आप, लेकिन जब एग्जामिनेशन में जाओगे तब आपकी स्पीड होनी चाहिए, वहाँ पे टाइम लिमिट होगी। अब यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है तो हम कर सकते हैं। चले, पहला पैराग्राफ पढ़ लेते इसको एक बार। विथ रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही है। देखो, जब पैसेज पढ़ते हो ना, कोई भी पैसेज, चाहे आप प्रैक्टिस में पढ़ रहे हो, चाहे आप एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हो, उसमें दो बातें याद रखेंगे। दो बातें ये कि एक तो सबसे पहली बात तो पैसेज बहुत गड़बड़ में नहीं पढ़ना है। कम से कम 3 से 4 लाइनें, 3 से 4 जो सेंटेंसेस हो गए, वो सेंटेंसेस पहले आराम से पढ़ लेना है। वो आराम से इसलिए पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि ये पैसेज किसके बारे में आपको बता रहा है, किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तब आप आपकी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात ये कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो उसमें ध्यान रखिए कि कुछ नए वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं, नए वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता है, उसको नोट डाउन करते चलिए। और जैसे ही पढ़ के हो गया, जब उसके बाद आप उसका मीनिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। विथ रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही है। द टर्म फेमिनाइजेशन, a feminization can be used to denote presence of women in a particular sector or industry where there is a disproportionate concentration of women। अच्छा, फेमिनाइजेशन इस टर्म का मीनिंग क्या है? इस टर्म का ये मीनिंग है, इट कैन बी यूज टू डिनोट प्रेजेंस ऑफ वुमन। ये हमें क्या बताएगा? किसी भी सेक्टर में वुमन का कितना परसेंटेज है उस इंडस्ट्री में काम करने वाला, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वो बताने का कंसेप्ट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे फेमिनाइजेशन। फॉर इंस्टेंस, मतलब अगर समझने के लिए बात की जाए, इन द सर्विस इंडस्ट्री, जो भी सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे कि एग्रीकल्चर और द गारमेंट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में या फिर अगर गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक सर्वे। अब जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2017-18 का, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेटेड दैट, उन्होंने बताया गवर्नमेंट ने, द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया, तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इंडिया में, इज अंडरगोइंग फेमिनाइजेशन। अंडरगोइंग फेमिनाइजेशन मतलब उसमें जो औरतों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, उन बहुत सारी औरतें जुड़ते जा रही है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। इन द फेस ऑफ श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है कि अभी देश की हालत ऐसी है कि एम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन कम होते जा रही है। तो इन द फेस ऑफ श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब कम होना, श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है इन एग्रीकल्चर। मेन डाइवर्सिफाइड इनटू द रूरल नॉन फार्म सेक्टर। तो मेन लोगों ने क्या किया? अब इतना तो समझ में आ गया कि जो वुमन थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ते जा रहे थे, लेकिन मेन डाइवर्सिफाइड जो मर्द थे, उन्होंने क्या किया? वो डाइवर्सिफाइड हो गए, यानी उन्होंने रूरल में ही यानी गांव में ही काम करना अच्छा समझा, लेकिन नॉन फार्म सेक्टर में, जैसे कि उन्होंने एग्रीकल्चरल का काम छोड़ दिया और वो कहां पे चले गए? नॉन फार्मिंग सेक्टर में। जैसे कि आउट मेल आउट माइग्रेशन, उसको माइग्रेशन कहते हैं, emerged एज ए मेजर लाइवलीहुड स्ट्रेटेजी। तो औरतें जुड़ते गई और जो मर्द थे वो छोड़ते चले गए, दूसरे काम करते चले गए। सिंस
सिंस वुमन डिड नॉट फीचर प्रीडोमिनेंटली इन ईदर ऑफ दिस ट्रेंड्स, तो वुमन लोगों ने इन जैसे ट्रेंड्स में कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं प्रीडोमिनेंटली, ईदर ऑफ दिस ट्रेंड्स, मोस्ट रूरल वुमन आर स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो बहुत सारी जो रूरल यानी गांव में रहने वाली जो वुमन है वो अभी भी एंगेज्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, मोस्टली एज लेबरर्स, उनमें से बहुत सारी लेबरर्स है, एंड कल्टिवेटर्स, कल्टिवेट करने वाली है, विद ए डिसप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स बीइंग दलित वुमन। अच्छा, अब इन वुमन में अभी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दलित वुमन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले पैराग्राफ में बताया गया। ठीक है, चलिए अगर ये पढ़ लिया है आपने तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे। पहले पूरा पढ़ लेंगे, तीनों पैराग्राफ पढ़ लेंगे, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे। समझ में आया ना ये? तो इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट के बाद फेमिनाइजेशन की बात हो रही है। फेमिनाइजेशन में भी अगर देखा जाए तो कैसे मेन जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर छोड़ के दूसरे सेक्टर में काम करना चाहते हैं, लेकिन जो वुमन है वो गांव में रह के एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करना चाहती है। उसमें से भी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दलित वुमन है। इतना मुझे पहले पैराग्राफ में समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ सेकंड पैराग्राफ पे। ये एक ही पैसेज है लेकिन पैराग्राफ अलग अलग है। अब आप पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ता हूँ आपके साथ में। चलो, वन रीजन अब आपको कारण बताया जा रहा है, वन रीजन फॉर द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर। अब एग्रीकल्चरल में लेबर में फेमिनाइजेशन क्यों हुआ? इज दैट कैपिटल प्रेफर्स टू एम्प्लॉय वुमन। कैपिटल मतलब जो, जैसे अभी ये किसका खेत है तो वो काम पे किसको रखेगा? वुमन को रखेगा। क्यों रखेगा उसका कारण आगे मिलेगा हमें। वुमन आर मोर विलिंग टू एक्सेप्ट लो पेड इरेगुलर वर्क। अच्छा हाँ सुनो, अभी जो औरतें होती है वो क्या करती है, उनको अगर कम पैसा भी मिले काम करने का तब भी वो काम कर लेती है। इसके वजह से जो काम पे रखने वाला है ना वो प्रॉफिट में होता है, उसको कम पैसा देना पड़ेगा इनको काम करने के लिए। इसलिए वुमन जो लोग हैं वो ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, और जो मर्द लोग हैं वो छोड़ के दूसरे सेक्टर में काम करने जाते हैं। तो वुमन आर मोर विलिंग टू एक्सेप्ट लो पेड इरेगुलर वर्क। अच्छा, ऐसा वर्क जो इरेगुलर भी है यानी डेली जाने की जरूरत ना पड़े। आर इजी टू हायर, उनको हायर करना आसान है, एंड फायर, उनको काम से निकाल भी सकते हैं आसानी से, काम पर रख भी सकते हैं। आर थॉट टू बी डोकाइल एंड हार्ड वर्किंग। डोसाइल मतलब वो अच्छी तरीके से काम करते हैं, हार्ड वर्किंग भी है। एंड सर्टन जॉब्स आर टाइपिफाइड एज वुमेन्स वर्क, और कुछ काम जो है वो औरतों के लिए ही होते हैं ऐसे कहा जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चरल का काम औरतों के लिए है ऐसे कहा जाता है, इसलिए वो काम करने के लिए रेडी भी होती है। ऑल दिस फैक्टर्स, ये सब कारण, कंबाइंड विथ जेंडर्ड डिवीजन ऑफ वर्क, आर एन इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन फॉर फेमिनाइजेशन। टुगेदर दे कीप प्रोडक्शन कॉस्ट इन चेक। अब ये कैपिटल जो है जो काम पे रखने वाला है उसको अगर काम के कम पैसे देने पड़े तो उसको तो टोटल तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो इसके वजह से वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखती है इन चेक, एंड एनेबल कैपिटल एक्यूमुलेशन। और जो कैपिटल है काम पे रखने वाला उसके पास ज्यादा पैसा एक्यूमुलेट होता है, ज्यादा पैसा उसके पास रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पैराग्राफ खत्म हुआ, यहाँ पे सेकंड शुरू होता है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मतलब जैसे आपको आप मूवीज वगैरह देखते होंगे तो आपको एक बैक स्टोरी बताई जाती है। जैसे अभी हीरो अगर आजकल बूढ़ा हो गया है तो वो जवानी में क्या करता था, तो आपको उसकी पिछली कहानी बताई जा रही है, तो उसको बैकड्रॉप कहते हैं। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रूरल डिस्ट्रेस एंड एग्रीग्रियन क्राइसिस, जब इनमें क्राइसिस चल रहे थे एग्रीकल्चर में, रूरल मेन सॉट एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। तो अ, मर्दों ने क्या किया, मेन लोगों ने क्या किया, दे सॉट एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ के दूसरे सेक्टर में काम ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। इनसाइड विलेजेस दे टूक टू नॉन फार्म वर्कर्स, वो गांव में ही रहे लेकिन उन्होंने नॉन फार्म वर्क चुना एज कैजुअल लेबरर्स इन कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में काम करने चले गए, ब्रिक बनाने के फैक्ट्री में, मिल्स में, और वर्क एज ड्राइवर्स, कोई ड्राइवर बन गया, कोई कारपेंटर बन गया, कोई टीचर बन गया, एंड सो ऑन। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट सच जॉब्स, कौन से जॉब्स की बात हो रही है? ये सब जॉब्स की, कंस्ट्रक्शन, ब्रिक, मिल्स, टीचर्स, ड्राइवर्स, कारपेंटर्स। तो सच जॉब्स while more readily available and better remunerated than agricultural labor। तो इनमें एक इज्जत भी मिलती है इन काम करने में, और इनमें ज्यादा पैसा भी मिलता है एग्रीकल्चरल सेक्टर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। आर सोशली परसीव्ड एज मेल वर्क। अच्छा, ये काम करने वाले सब मेल करते हैं ऐसे कहा जाता है, इसलिए इनको मेल वर्क कहा गया। मेनी ऑफ धीज जॉब्स, अब ये सब जॉब्स जो लिखे थे ना उसके लिए धीज का इस्तेमाल किया गया, तो धीज हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। धीज जॉब्स आर बेटर पेड, इनमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। मोर एस्टीम, जैसे मैंने कहा इज्जत मिलती है। एंड इन्वॉल्व आर्डियस फिजिकल लेबर। आरडीएस मतलब, आरडीएस मतलब आरडीएस मतलब जिसमें आपको बहुत जोर लगाने की जरूरत है, जैसे जिसको हम कहते हैं लॉट ऑफ एफर्ट्स, एफर्ट्स देने की जरूरत पड़ती है, लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो इसको हम कहते हैं आरडीएस, फिजिकल लेबर। तो ये था आपका सेकंड स्लाइड, पढ़ लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ठीक है, तो आरडीएस का मीनिंग याद रखेंगे, लॉट ऑफ एफर्ट्स, या फिर इसको आप डिफिकल्टीज भी बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे, पढ़ लो तो, थर्ड पैराग्राफ पढ़ लो, और मुझे लगता है यहाँ तक ही है, इसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो पैसेज पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं, तो जिन लोगों को नींद नहीं आती वो पैसेज पढ़ सकते हैं मतलब नींद आने के लिए। लेकिन इंटरेस्ट उन लोगों को ही आएगा जिनको पढ़ने की आदत है। अब जो पहली बार एग्जामिनेशन में जाके पैसेज पढ़ेगा तो वो तो सो ही जाएगा ना, वो बोलेगा इतना बड़ा पढ़ना फिर उसके बाद आंसर बताना कौन करेगा। तो जब तक आदत नहीं होगी बड़ा बड़ा पढ़ने की, तब तक आप एग्जामिनेशन में इनको आप पढ़ भी नहीं पाओगे, आप यहीं पे छोड़ दोगे, दूसरा पैसेज पढ़ के, दूसरा पैराग्राफ पढ़ के, नहीं हो रहा मेरे से अभी। ठीक है, तो इसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ कम से कम आधा घंटा पढ़ो डेली का। और सिर्फ ये पैसेज के लिए नहीं है, आपके वोकैब सुधारने के लिए भी वही है। चलिए पढ़ लो। चले, चलो पढ़े।
चलो शुरुआत करते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन, अब ये थर्ड स्लाइड पढ़ रहे हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन द रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी इज फ्यू। अच्छा, रूरल में लेकिन जो नॉन फार्मिंग सेक्टर है ना, उसमें वुमन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, वहां पे मेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। इज फ्यू एंड फार बिटवीन एंड डिपेंड्स ऑन लोकल सोशियो कल्चरल वैल्यू सिस्टम। अब ये सोशियो कल्चरल वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वुमन ऑफन रिमेन इन द विलेजेस, तो वुमन जो है वो विलेजेस में ही रहती है, ज़्यादा बाहर जाना प्रेफर नहीं करती। एंड देयर फोर इन एग्रीकल्चरल वर्क, और इसलिए एग्रीकल्चरल वर्क में ज़्यादा काम करते हैं। एट बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, दे आर सप्लीमेंट्री इनकम अर्नर्स, तो वो इनकम अर्नर्स है। द कंसेप्ट ऑफ अ ब्रेड विनर इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ मेन। ब्रेड विनर मतलब जो कमा के लाता है, वो सबसे ज्यादा किस पे जाता है? मेन पे। तो मेन लोगों को ही कहा जाता है कि वो ही कमा के लाएंगे, तो इसलिए इनको कहा जाता है ब्रेड विनर। social norms and a gender division of labor. In line with patriarchal society roles, women are responsible for reproduction and care activities. ठीक है, तो बच्चे पैदा करना और उनको ख्याल रखना, इसी इन्हीं कामों के लिए उनको रखा जाता है, क्योंकि ये सोशल रोल्स है, उनको दिए गए काम है, वही उनको करने हैं। विथ मेल आउट माइग्रेशन, जैसे ही जो मर्द थे वो बाहर जाने लगे, वुमेन हैव एडिशनली टेकन ऑन द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर देयर हाउस होल्ड्स ऑन अ डेली बेसिस। तो घर के सब काम किसको करने पड़ रहे? वुमेन को करने पड़ रहे। सिंस डैश आर इरेगुलर, अब डैश में क्या भरना है वो देखेंगे बाद में। दिस मीन्स दैट दे नाउ हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन फार्मिंग एंड ऑल्सो वर्क एज एग्रीकल्चरल वेज लेबरर्स। अब मेन लोग जो है वो तो बाहर काम करने चले गए, तो वुमन को क्या करना है? घर में बच्चों की देखभाल भी करनी है, घर का सब काम भी करना है, और बाहर जाके एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो काम है वो भी उनको कंप्लीट करना है। विद इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में भी देयर एग्जिस्ट अ जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, उसमें में भी जेंडर डिवीजन है लेबर्स का। वुमन अंडरटेक वर्क सच एज वीडिंग, वीडिंग का काम करती है, थ्रेशिंग का, एंड पैडी ट्रांसप्लांटेशन, टास्क दैट माइट नॉट रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ। Patriarchy is so deeply rooted that even though women might do male tasks, live ploughing and spade work in their own fields, they might not as wage laborers. अब जब कुछ औरतें होती है जो मेन लोगों का भी काम करने जाती है, जैसे जिसमें क्या क्या काम आता है आपका, अगर वो अपने भी फील्ड में काम करती है अपने ही जगह में, तो उसमें क्या क्या आता है आपका? प्लफिंग आ गया, स्पेडिंग इन देयर ओन फील्ड्स, दे माइट नॉट एज वेज लेबर, लेकिन वो उनको पैसा नहीं मिलेगा उस काम का। भले वो काम करेंगी वो जो मेल लोग करते हैं, लेकिन उसका पैसा उनको नहीं मिलेगा। अ वुमन डूइंग अ मैंस जॉब वुड मोस्ट लाइकली इनवाइट रेडिक्यूल। रेडिक्यूल मतलब जो लोग आपकी तरफ देख के हंसते हैं ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया आप पे हंसती है, तो उसी को हम कहते हैं रेडिक्यूल। ऐसे कोई बात जो दूसरे लोग आपकी तरफ देख के हंसते हैं, है ना, खिल्ली उड़ाना, पता है ना आपको, वैसे हम कहते हैं उसको रेडिक्यूल। ठीक है, तो इस पैसेज में हमको ये बताया गया था, पहले बात तो एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, उसके बाद वुमन मेन दोनों में डिफरेंस बताया गया, फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्यों वुमन काम करती है वो बताया गया, क्यों मेन बाहर जाते हैं, और अगर मेन बाहर जाते हैं तो औरतों को घर में भी काम करना पड़ता है, बाहर एग्रीकल्चर में भी काम करना पड़ता है, ये बताया। उसके बाद उसके बाद आपको ये बताया कि अगर वो मेन का भी काम करती है तब उनको रेडिकल कहा जाता है, लोग उन पे हंसते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक जेंडर बायसनेस भी बताया गया है। तो ये था आपका पैसेज। अब चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे डायरेक्टली। चले क्वेश्चन पे, पढ़ लिया ना सब लोगों ने? अब जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं फिर से पैसेज ओपन कर दूंगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है। अब जो इन्होंने पैसेज अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, उनको इनमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी।
चलो नंबर वन क्या बोल रहा है? एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, व्हाट इज आर द मेन रीजंस दैट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज अंडरगोइंग फेमिनाइजेशन? क्या कारण है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो फेमिनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जा रहा है? द चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बिल्कुल ये तो है ही। मेन वेंचर्ड आउट टू नॉन फार्म सेक्टर्स एंड आउट माइग्रेटिंग फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स एंड स्टेबल लाइवलीहुड। क्यों ये हो पा रहा है? क्योंकि जो मेन है वो नॉन फार्मिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं और वो आउट माइग्रेशन कर रहे हैं फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स एंड स्टेबल लाइवलीहुड। इसके वजह से भी फीमेल्स लोगों को फार्मिंग सेक्टर में काम करना पड़ रहा है, इसलिए वहां पे फेमिनाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। वुमेन वांट टू अर्न फॉर देमसेल्फ एंड बिल्ड अ करियर आउट ऑफ इट। क्या वो वुमेन जो लोग जो है वो अपने लिए काम करना चाहते हैं और करियर बनाना चाहते हैं उसमें? नहीं, उनको उनके बारे में तो बताया गया था कि उनको घर में भी काम करना है और बाहर पे भी जाके काम करना है। तो यहाँ पे करियर बनाने की तो बात ही नहीं है। तो इसके वजह से ऑप्शन नंबर थ्री गया। तो ऑप्शन वन एंड टू ऐसे है जो आपको फेमिनाइजेशन प्रोसेस क्यों हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। तो वन एंड टू जहाँ पे है वो आपका आंसर है। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी अगर देखते हो तो यहाँ पे ओनली वन एंड टू आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब जिन लोगों ने पैसेज पढ़ लिया है उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने डी मार्क किया, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में रीजन पूछा था कि आपको रीजन बताने हैं कौन सा ऐसे पॉइंट्स है जो आपको फेमिनाइजेशन प्रोसेस क्यों हो रहा है उनके बारे में बताया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर डी है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आपको नोट डाउन अगर करना होगा तो बाद में कर लीजिएगा, कि क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली अवेलेबल है तो उसकी दिक्कत नहीं है। अगर आंसर चाहिए होगा तो कर लीजिएगा। नंबर टू, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू द लोकल सोशियो कल्चरल नॉर्म्स मेक रूरल वुमन फार लेस प्लायबल देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स? बताइए, क्यों वुमन लोगों को कम समझा जाता है मेल के कंपैरिजन में? क्या सोशियो कल्चरल नॉर्म्स है? तो पहला पॉइंट बोल रहा है, सिंस द ब्रेड विनर टैग इज ओनली एसोसिएटेड विद द मेल पॉपुलेशन, वुमेन्स इनकम इज कंसिडर्ड एज अ सप्लीमेंट्री, thus they mostly confined to villages and engage in agricultural activity। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब पैसेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेल लोगों को ब्रेड विनर कहा गया है, ये आपके पैसेज में था। वुमेन्स इनकम इज कंसिडर्ड एज सप्लीमेंट्री, तो जो कुछ वो कमा के ला रही है वो सप्लीमेंट्री है, लेकिन सब कुछ सबसे ज्यादा कमाने वाला कौन है? तो वो मेन है, लेकिन ये जो कमा रही है वो सप्लीमेंट्री है। वो सप्लीमेंट्री मतलब जो जरूरत से उससे ज्यादा है। थस दे मोस्टली कन्फाइंड टू विलेजेस, इसलिए जो वुमन है वो विलेजेस में ही रहती है एंड एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो पॉइंट नंबर वन तो करेक्ट है। पॉइंट नंबर टू पढ़ते हैं। द डीपली रूटेड जेंडर डिविजन सोसाइटी परसीव्स वुमन एज अ केयर गिवर। उसमें केयर गिवर का बात हुई थी, यानी बच्चों का ध्यान रखे, घर का ख्याल रखे, तो केयर गिवर। विथ मेल्स आउट माइग्रेटिंग, जैसे मेल्स लोग बाहर जाते हैं, वुमेन हैव टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिंग द फैमिली। एडिंग द फैमिली मतलब परिवार का ख्याल रखना थ्रू देयर एग्रीकल्चरल वेजेस। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पैसेज में जैसे का वैसा दिया हुआ है। इवन इन फार्मिंग, अब अगर मैं फार्मिंग की भी बात करूं, वुमन ओनली टेक दोज जॉब्स दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज मेंस जॉब। अच्छा, औरतें वो भी काम करती है जो मेंस जॉब कहा जाता है, जस्ट टू अवॉइड गेटिंग रेडिक्यूल्ड। ये आपके थर्ड पैराग्राफ के आखिरी स्टेटमेंट में बिल्कुल रेडिकुल जहाँ पे लिखा था ना, उसी के पहले मेंशन किया हुआ है। तो पॉइंट नंबर वन टू एंड थ्री, ये तीनों पॉइंट करेक्ट है पैसेज के हिसाब से, तो मैं कह सकता हूं तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑल वन टू एंड थ्री आर करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा नंबर ई, ऑल वन टू एंड थ्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नंबर थर्ड पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वाई कैपिटलिस्ट प्रेफर टू एम्प्लॉय वुमन। अच्छा, कैपिटलिस्ट मतलब जो पैसा देगा, जो काम पे रखेगा, तो वो क्यों प्रेफर करता है वुमन को रखने के लिए। चलो इसमें देखते हैं। पॉइंट नंबर वन लिखा गया है कि द कन्वेंशनल विजडम स्टेट्स दैट वुमन आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट लो पेड इरेगुलर जॉब्स एंड आल्सो दे आर इजी टू हायर एंड फायर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पैसेज में जैसे का वैसे लिखा हुआ है। वुमन आर प्रिजुडाइज टू बी डोकाइल एंड हार्ड वर्किंग, वो डोसाइल एंड हार्ड वर्किंग है, एंड सर्टन जॉब्स आर टाइपिफाइड एज वुमेन्स वर्क, और कुछ कामों को ये औरतों का ही काम है ऐसे कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आफ्टर नर्चरिंग द फैमिली वुमेन वांट टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम एंड कैपिटलिस्ट यूज दिस इन देयर फेवर। ये हो सकता है, लेकिन पैसेज में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसके वजह से पॉइंट नंबर थ्री पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये करेक्ट हो सकता है पॉइंट, लेकिन पैसेज के हिसाब से करेक्ट नहीं है। मुझे पैसेज के हिसाब से चाहिए, क्योंकि पैसेज देख के मुझे आंसर बताना है। तो इसमें सिर्फ ओनली वन एंड टू आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, चलिए कर लो। तो थर्ड का आंसर डी करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर फोर। चलिए पहले इन पांचों की मीनिंग बताता हूँ आपको। इसका मीनिंग लिखिए पहले, कंडिसेंडिंग। इसका वो अर्थ होता है वर्चस्व, वर्चस्व दिखाना, है ना, उसको हम कहते हैं कंडेसेंडिंग। फिर है आपका सिनिकल। सिनिकल को कहा जाता है डिसऑनेस्ट एंड सेल्फिश। इसको कहा जाता है डिसऑनेस्ट एंड सेल्फिश, इसको हम कहते हैं सिनिकल। नंबर सी, लॉडेटरी। लॉडेटरी मतलब किसी को प्रेज करना, प्रेजिंग समवन, किसी को शाबाशी देना कुछ करने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रेजिंग समवन। फिर नेक्स्ट है सैट्रिकल। सैट्रिकल मतलब मेकिंग फन, किसी का मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, उसको हम कहते हैं सैट्रिकल। अकेरबिक। अकेरबिक का अर्थ होता है शार्प एंड फोर्थ राइट। शार्प एंड फोर्थ राइट। शार्प मतलब बिना किसी से डरे, फोर्थ राइट मतलब जो सच है वो जैसे के वैसे बताना, फोर्थ राइट। शार्प एंड फोर्थ राइट, ये सबके मीनिंग है। तो आपको जो पैसेज दिया गया था वो इनमें से उसकी टोन क्या है, मतलब जो ऑथर ने जो पैसेज लिखा है वो किस टोन में लिखा है। क्या किसी को वर्चस्व दिखा है इसमें, वर्चस्व तो दिखाने की बात ही नहीं है। सिनिकल किसी को डिस्टॉनेस्ट एंड सेल्फिश बताया, वो भी नहीं है। लॉडेटरी, किस लॉर्ड मतलब किसी को प्रेज किया है, ये भी नहीं है। सैट्रिकल किसी का मजाक उड़ाया, नहीं। अकेरबिक, शार्प एंड फोर्ट्राइट, जो सच है वो जैसे का वैसे बता दिया कि औरतें काम करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जो मेन है वो काम करने जाते हैं नॉन फार्मिंग सेक्टर में। तो जो सच है वो उन्होंने डायरेक्टली बताया, इसलिए उसको कहा जाता है फोर्थ राइट। और शार्प भी है, बिना डरे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑथर की टोन अकेरबिक है। ठीक है, ये वर्ड्स का मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि अभी ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ऑथर की टोन क्या है, पैसेज की टोन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए कर लो। ये था आपका नंबर फोर। फिफ्थ नंबर का, हाँ, उस ब्लैंक में आंसर भरना है अभी। तो उस ब्लैंक में आपको यह बताना है अभी कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो नंबर फाइव,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन ग्रामेटिकली फिट? रेमिटेंसेस मतलब पेमेंट, रेमिटेंसेस को हम कहते हैं पेमेंट। ओके, सप्लीमेंट्री, कंसिडरेशन, इनवॉइस, ये तो पता ही है आपको। इवेजन्स मतलब अवॉइड करना। ठीक है, तो आप चलते ब्लैंक पे। थोड़ा याद रखिएगा, रिमिटेंसेस, सप्लीमेंट्री, इनवॉइस, इवेजन्स, कंसिडरेशन। मुझे ब्लैंक में ऐसा कुछ वर्ड चाहिए जो इन पांच में से कौन सा फिट हो सकता है। कहाँ गया? यहाँ पे ब्लैंक है आपका। चलो क्या कहा, इन लाइन विथ पैट्रियार्कल सोशल रोल्स वुमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन एंड केयर एक्टिविटीज with male out migration women have additionally taken on the role of providing for their households on a daily basis since। अब देखिए, मेल लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, अब तक औरतों को क्या करना है, घर संभालना है। अब घर संभालने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन जो पैसा है, जो पैसा मिल रहा है वो इरेगुलर है, क्योंकि काम इरेगुलर है तो पैसा भी इरेगुलर है। तो यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, मतलब पेमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन आएगा, री एमिटेंसेस वाला, क्योंकि वही आपको पेमेंट के बारे में बात कर रहा था ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, रेमिटेंसेस। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, रेमिटेंसेस। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन रिप्लेस द वर्ड आरडीएस गिवन इन द पैसेज? अब आरडीएस का मीनिंग, कुछ मीनिंग बताया था आपको, अब क्या था? आरडीएस मैंने बताया था जिसमें लॉट ऑफ एफर्ट्स, या फिर इसको हम डिफिकल्टीज भी कहते हैं, इसको हम डिफिकल्टीज भी कहते हैं। रिप्लेस करना है उस वर्ड को, रिप्लेस करना है मतलब उसका सिनोनिम बताना है। तो फ्रेजाइल, ऑनरस, एफर्टलेस, एक्साइटिंग, अब नन ऑफ दिस आ सकता है कि आप लोग बताना। अब इसमें से एक ही वर्ड ऐसा है जिसका अर्थ होता है फिर से फुल ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कठिनाइयों से भरा हुआ, तो उसको हम कहते हैं फुल ऑफ डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा वर्ड चाहिए? ऑनरस। एफर्टलेस मतलब एफर्ट की जरूरत ही नहीं है, फ्रैगल नहीं आ सकता, एक्साइटिंग नहीं आ सकता, नन ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑनरस आपका करेक्ट है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। और आरडीएस का भी मीनिंग होता है डिफिकल्टीज, तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक, तो सिक्स का आंसर बी करेक्ट, ऑनरस, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। चलिए नेक्स्ट नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन रिप्लेस द वर्ड रेडिक्यूल गिवन इन द पैसेज? रिप्लेस करना है मतलब फिर से सिनोनिम बताना है। तो एप्लॉज करना, रेडिक्यूल मतलब उन पे हंसना हुआ, ठीक है। प्रेस तो कर ही नहीं सकते, एप्लॉज नहीं कर सकते, अप्रूवल नहीं दे सकते, तो क्या बचा? डेरिशन। इसको चेक कर लेना, इसका मीनिंग क्या है। तो जो डेरिशन है ना, इसका अर्थ ही होता है रेडिक्यूल, इसका सिनोनिम है रेडिक्यूल, तो इसकी वजह से ये आंसर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट अपोजिट ऑफ द श्रिंकिंग? श्रिंकिंग का मतलब कम होना, आपको पूछा गया है उसका अपोजिट, तो क्या लिखोगे? बताइए क्या लिखेंगे इसमें? श्रिंकिंग मतलब कम होना, जैसे कोई चीज अगर कम हो रही है तो उसको हम कहेंगे श्रिंकिंग। अब आपको पूछा गया इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा कोई भी चीज बढ़ना। ठीक है, तो विथर ये हो नहीं सकता। श्रिवल, इसका भी मीनिंग फिर से वही है, कम करना। ठीक है, एक्सपांडिंग, अभी एक्सपांडिंग का मीनिंग है बढ़ाना, तो आप कोई भी चीज अगर जब बढ़ाते हो तो वो क्या आ जाता है? एक्सपांडिंग। तो आपको अपोजिट पूछा गया था श्रिंकिंग का, तो श्रिंकिंग का अपोजिट आप लिख सकते हो डायरेक्टली एक्सपांडिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है।
कंडेंस हो नहीं सकता, विथर भी नहीं आएगा। तो इसमें नन ऑफ दिस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका अपोजिट मुझे मिल चुका है श्रिंकिंग का, एक्सपांडिंग। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए, तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन पैसेज पे पूरे। अब इसमें से मुझे बताइए आप लोग कितने कर सकते हैं। अगर पैसेज समझ लिया आप लोगों ने तो कितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें से, जरा बताइए। अब जितना मुझे लग रहा है, इनमें से 5 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से कौन कौन से है वो सॉल्व करने लायक मैं आपको बताता हूँ। पैसेज पूरा पढ़ लिया, पैसेज एक बार समझ लिया, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर वो आपको समझ में आ जाती है, तब आपको इसमें जो पहले के 5 क्वेश्चन पूछे थे, नंबर 1, 2, 3 और उसके बाद 4 और 5, हाँ 4 को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपको इन पांचों के मीनिंग नहीं पता है, कौन कौन से, कंडेसेंडिंग, सिनिकल, लॉडेटरी, फिर उसके बाद आपका सैट्रिकल, एक्रेबिक, अगर इनके मीनिंग पता है तब जाके आप इनको कर पाएंगे, नहीं तो इस सवाल को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस सवाल को अगर छोड़ दिया तो टोटल 5 में से आप 4 तो कर पाएंगे। उसके बाद अगर इनके मीनिंग अगर पता है, अब ये जो 3 सवाल है ना, ये पूरे के पूरे आपके वोकैब के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर वोकैब अच्छी है तो तीनों क्वेश्चन कर पाएंगे, मतलब टोटल 7 सवाल तो आप ऑलरेडी कर पाएंगे, अगर वोकैब अच्छी है तो। अगर सिर्फ पैसेज के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हो, तब जाके आप सिर्फ 4 कर पाओगे। ठीक है, तो जिनको वोकैब अच्छी आती है वो कर पाएंगे 7, जिनको नहीं आती वो कर पाएंगे सिर्फ 4। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी वोकैब स्ट्रांग है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको आता है नहीं आता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका पैसेज। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया आज के सेशन में, वो था आपका पैसेज के बारे में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कुछ क्लोज टेस्ट के बारे में। चलो, यहां से आपका क्लोज टेस्ट शुरू होता है। क्लोज टेस्ट पता है ना सभी को। क्लोज टेस्ट ये पैराग्राफ का ही पार्ट होता है, लेकिन आपको जैसे पैसेज में आपको एक क्वेश्चन नहीं दिया था, एक ब्लैंक दी थी और आपको बताना था कि उसमें से कौन सा आंसर करेक्ट उसमें फिट हो सकता है, वही है क्लोज टेस्ट। लेकिन क्लोज टेस्ट में सिर्फ इतना होगा कि आपको दिया जाएगा डायरेक्टली पैसेज, पैसेज में 4 हो सकता है कि क्लोज टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन पूछ ले, कुछ एग्जाम में आपको हो सकता है 5 क्वेश्चन पूछ ले। तो दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें। जब 5 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 5 ब्लैंक्स मिलेंगे, ब्लैंक्स के आगे आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा, उस नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट हो रहा है वो आपको बताना है। अब वर्ड फिट किए बिना ही हम डायरेक्टली इस पैसेज को पहले पढ़ लेंगे, फिर हम चलेंगे डायरेक्टली इस पे, ऑप्शन पे। तो ऑप्शन बन जाने से पहले हम पैसेज समझ लेते हैं कि पैसेज में किसके बारे में बात की गई है। चलो पहले आप लोग पढ़ लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूँ। चले, चलो शुरुआत करते, क्या पूछा गया पहले पढ़ लो। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्यू वर्ड्स आर मिसिंग, कुछ वर्ड्स मिसिंग है। फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड 5 ऑप्शंस आर गिवन, हर एक वर्ड के लिए 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेस्पेक्टिव ब्लैंक, उस ब्लैंक के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो चूज करना है, दैट इज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट, जो ग्रामेटिकली भी और कॉन्टेक्चुअली भी करेक्ट होना चाहिए, या फिर उसको हम एक्यूरेट भी कहते हैं। ठीक है, चलो पहले बिना ऑप्शन देखे पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर हम चलेंगे। वाटर इज द लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वाटर डिमांड। तो इतना तो समझ में आ गया कि हमारा जो वाटर रिसोर्सेस है वो कम है हमारे वाटर डिमांड को मीट करने के लिए। इट इज डैश बाय पार्शियल और नो सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्सप्रेस्ड डिमांड, तो जितनी डिमांड है उतना वो नहीं सप्लाई कर पाते पानी। इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन फॉर वाटर क्वांटिटी और क्वालिटी, डिस्प्यूट्स बिटवीन यूजर्स, इरिवर्सिबल ग्राउंड वाटर, तो इसके वजह से लोगों में झगड़े होते हैं। इरिवर्सिबल ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड वाटर को हम फिर से नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड में अगर जमीन में पानी ही नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे। तो इरिवर्सिबल ग्राउंड वाटर डैश एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट, और उसका पर्यावरण पे होने वाला उसका दुष्परिणाम। इट अफेक्ट्स एवरी कॉन्टिनेंट एंड वाज कैटेगराइज्ड इन 2019 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
as one of the largest global risk with respect to its impact over the next decade. 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, तो ग्लोबल पॉपुलेशन की जो 1/3 है यानी कि 2 बिलियन पीपल लिव अंडर सिचुएशंस ऑफ सीवियर वाटर स्कैरसिटी एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ द ईयर। तो साल में 1 महीना तो वो कम से कम वाटर स्कैरसिटी में बिताते हैं, यानी उस टाइम पे पानी अवेलेबल नहीं होता। 500 million पीपल इन द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में कम से कम 500 million पीपल ऐसे हैं डैश बाय सीवियर वाटर स्कैरसिटी, तो पानी की अभाव की वजह से उनके साथ कुछ होता होगा ऑल ईयर राउंड, हर साल। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटीज हैव बीन फेसिंग वाटर स्कैरसिटी, तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सिटीज है उनके जो रहने वाले जो आधे लोग हैं दे आर फेसिंग वाटर स्कैरसिटी। तो यहाँ पे पानी कम अवेलेबिलिटी है, तो इसकी वजह से कहाँ कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अभी ऑप्शन पे चलिए, इसको जरा ऑप्शन को पहले एक बार देख लीजिए सभी ऑप्शन को, फिर हम देखेंगे कि कौन से ब्लैंक में कौन सा आना चाहिए। अब नंबरिंग पे ध्यान देंगे, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है वहाँ पे 9 नंबर के ही ऑप्शन देखने, जैसे यहाँ पे 9 नंबर है ना ये, तो 9 नंबर पे ऑप्शन 9 नंबर के ही देखने, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन बताएंगे, इन 5 ऑप्शन में से कौन सा आएगा वो आपको बताना है। अब पैसेज पढ़ लिया ना आप लोगों ने, तो पैसेज में आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे पानी की कमी की बात हो रही है यानी, या फिर पानी की ज़्यादा पानी है इसकी बात हो रही है। चलिए नंबर 9, बताइए किसकी बात हो रही थी यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही थी वाटर डैश इज द लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो इसमें पूरे पैसेज में आपको पानी की कमतरता की बात हुई है, यानी पानी की कमी की बात हुई है। तो वाटर यहाँ पे क्या आएगा पहले ब्लैंक में, ड्रेनेज, क्लॉग, स्कैरसिटी, एबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, सरप्लस है। यहाँ पे स्कैरसिटी की बात हो रही है, उसकी कमी की, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी इज द लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वाटर डिमांड। इट इज डैश बाय पार्शियल और नो सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्सप्रेस डिमांड। इट इज डैश बताएंगे, इट इज डैश मतलब मैनिफेस्ट, मतलब किसी चीज को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस दिखाना, उसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट। अटेस्टेड तो नहीं आएगा, हिडन है, छुपा हुआ है नहीं, सर्टिफाई करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट है नहीं, इट इज मैनिफेस्टेड। तो ये एविडेंट है, एविडेंट है मतलब पानी अवेलेबल नहीं है, हाँ सबको दिख रहा है ना, तो इट इज मैनिफेस्टेड बाय, इट इज मैनिफेस्टेड by partial or no satisfaction of expressed demand, economic competition for water quantity or quality, disputes between users, irreversible groundwater dash and negative effects on the environment। अब इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए 11 नंबर में, अच्छा ऑगमेंटेशन, जब कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट से कोई चीज बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं ऑगमेंटेशन, ठीक है। कोई स्पेसिफिक अमाउंट में जब कोई चीज बढ़ती है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑगमेंटेशन। डिप्लेशन यानी कम होना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ड्विंडल, ड्विंडल मतलब बिकम स्मॉलर, छोटा हो जाना, उसको हम कहते हैं ड्विंडल। इम्पोवरिशमेंट, इम्पोवरिशमेंट मतलब ऐसी परिस्थिति जिस परिस्थिति के अंदर आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो नो मनी, तो उसको हम कहते हैं इम्पोवरिशमेंट।
अब यहाँ पे पैसे के बारे में बात हो नहीं रही थी, यहाँ पे पानी के बारे में बात हो रही थी, तो बताएंगे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो 11 ब्लैंक में अगर देखते हो, फॉर वाटर क्वांटिटी और क्वालिटी, डिस्प्यूट्स बिटवीन यूजर्स, इरिवर्सिबल ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। पानी क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर कम होते जा रहा है ना दिन ब दिन, तो यहाँ पे कमतरता दिखानी पड़ेगी, कमी दिखानी पड़ेगी, इसकी वजह से आएगा आप पे डिप्लीशन, कम होना। ठीक है, अब नंबर 12 देख लीजिए, लैटेंट, थिंकेबल, पोटेंशियल, प्रोबेबिलिटी, रियलिटी। अब लैटेंट मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, इसको हम कहेंगे लैटेंट। बाकी के वर्ड के मीनिंग तो आपको पता है। अब देखेंगे कि 12 नंबर ब्लैंक है कहाँ पे और उसमें क्या आ सकता है। इट अफेक्ट्स एवरी continent and was categorized in 2019 by the World Economic Forum as one of the largest global risk with respect to its dash, with respect to its क्या आएगा, डैश इम्पैक्ट, उसका कुछ इम्पैक्ट होगा, तो कौन सा इम्पैक्ट हो सकता है, थिंकेबल, पोटेंशियल, प्रोबेबिलिटी, रियलिटी। पोटेंशियल, उसमें कुछ पोटेंशियल है उस इम्पैक्ट में कुछ करने की, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, पोटेंशियल इम्पैक्ट। ठीक है, अफेक्टेड, इफेक्टेड, आफ्टरमैथ, पॉम्पस, ग्रैंडियस। आफ्टरमैथ मतलब इसके होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या 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 चांसेस है उसके, एक तो वो बच सकता है या फिर वो मर सकता है, तो उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं आफ्टरमैथ। फिर नेक्स्ट है पॉम्पियस, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग होता है सेल्फ इंपॉर्टेंट, जो अपने लिए ये जरूरी है उसको हम कहते हैं सेल्फ इंपॉर्टेंट। ग्रैंडियस, इसका अर्थ होता है इंप्रेसिव इन स्टाइल, इंप्रेसिव इन स्टाइल, STYLE, इसको हम कहते हैं ग्रैंडियस। ठीक है, अब बताना है कि थर्ड नंबर के ऑप्शन में क्या आना चाहिए, कहां पे है, नंबर 13, थर्ड नंबर नहीं 13 नंबर पे। हाफ अ बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डैश बाय सीवियर वाटर स्कैरसिटी, तो उनकी वजह से हाफ द बिलियन, अफेक्टेड, इफेक्टेड, अफेक्टेड, उनको तकलीफ पहुंच रही है तो अफेक्टेड आएगा। ठीक, बाकी इन वर्ड्स का मीनिंग लिख लीजिएगा, लेकिन सही वर्ड अगर देखा जाए तो अफेक्टेड कौन है, तो वो लोग हैं, तो हाफ द बिलियन पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, बाय सीवियर स्कैरसिटी, ऑल ईयर राउंड, हर साल। तो यहां पे कौन सा लिखोगे, अफेक्टेड, पहला ऑप्शन। तो 13 का आ जाएगा नंबर ए, अफेक्टेड। ठीक है, चलो ये हो गया आपका क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। अब जरूरी नहीं कि मैं आपको एक सेशन में ही दो पैसेज करवा दूं, नहीं, एक पैसेज करवाऊंगा, एक कुछ अलग कुछ करेंगे, मतलब इससे क्या होगा कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा कि कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें स्कोर क्या बता सकते हो, आपका क्या स्कोर है आप लोगों का इसमें, तो इसमें जितना मुझे लग रहा है आपके सभी आंसर सही आने चाहिए, क्योंकि हर एक ऑप्शन में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आ सकता, सब नॉर्मली जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वही आपके ऑप्शन में है, तो यहाँ पे तो 5 आने ही चाहिए।
यहाँ पे तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे आपके 5 सवाल बिल्कुल करेक्ट आने चाहिए। अच्छा, वो उधर के अगर हम अब 4 की बात करें, यहाँ पे 5 की बात करें, तो 9 मार्क्स तो आपके बन गए। ठीक है, और वहाँ पे अगर वो क्या आप सही से कर लेते हो तो 7 + 5 12 हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे तरीके से किया हुआ है, कितना आप रीडिंग करते हो डेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब क्या है इसमें, देखो। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 3 सेंटेंसेस। अब इसमें अगर आप देखते हो तो हर एक क्वेश्चन में 3 सेंटेंसेस आपको दिया है, उसमें करना क्या है? इफ देयर इज नो करेक्ट, मार्क द करेक्ट सेंटेंसेस एज योर आंसर। अब 3 स्टेटमेंट में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका आंसर होगा। इफ देयर इज नो करेक्ट सेंटेंस, अगर एक भी करेक्ट सेंटेंस नहीं है, देन मार्क ई, दैट इज ऑल सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। अगर एक भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है तो आप क्या मार्क करेंगे? आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ई, ऑल सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए। अब सुनो, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो ध्यान रखिएगा। तो बिफोर द एग्जाम शी फेल्ट श्योरली। ओके, अब ये जो फेल्ट है वो फील का सेकंड फॉर्म है, फेल्ट। तो जब आप सेकंड फॉर्म यूज करते हो तो उसके बाद आप कभी भी, ये क्या है श्योरली? श्योरली एक क्या है? तो ये एक एडवर्ब है, लेकिन फेल्ट जो है वो सेकंड फॉर्म बन गया। तो इसके बाद मुझे सिर्फ एडजेक्टिव चाहिए, तो यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा श्योर। ठीक है, तो फेल्ट श्योर ऑफ एक्सेलिंग, ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया फिर, क्योंकि आपको इनकरेक्ट पूछा था ना, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, लेकिन इसमें तो गलती निकल गई, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। नंबर 2 पढ़िए। सेंटेंस 3 में क्या है? चलो नंबर 2 पढ़ते हैं। आई नो दैट, मुझे पता है, इवेंचुअली ही विल सकम टू मी एंड कन्फेस दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम। इवेंचुअली मतलब कुछ टाइम बाद वो खुद आएगा मेरे पास और कन्फेस करेगा कि मैंने कुछ क्राइम किया था। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है ग्रामेटिकल। इन हिज वैलिडिक्टरी स्पीच, अब कहीं पे स्पीच दे रहा था, ही सेड नथिंग वर्थ लिसनिंग टू। अब लिसनिंग मतलब सुनना। अब जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो आप लिसनिंग ही यूज करते हो, उसके बाद फिर से टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, V1 ING, तो इसके बाद फिर से टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, इन हिज वैलिडिक्टरी स्पीच ही सेड नथिंग वर्थ लिसनिंग। सिर्फ लिसनिंग लिखना है, यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट था जो करेक्ट था? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 2। कहाँ पे है ये? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आपको पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है, इनकरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रामर के कंसेप्ट अच्छे अच्छे होने चाहिए आपके। अब जिन लोगों के ग्रामर के कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं, जो लोग करना चाहते हैं, तो ऐप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वहाँ पे जाके आपका इंग्लिश का कोर्स ऑलरेडी ऐप पे है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर के वहाँ पे हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से करवाया गया है, उस पर बहुत सारे सवाल भी सॉल्व करवाए गए, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था उसके में अंदर 14 नंबर का क्वेश्चन। सिमिलरली मैं चलता हूँ नेक्स्ट नंबर 15 पे। अब 15 में भी 3 सेंटेंसेस है, आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। पहले आप लोग पढ़ लीजिए इसको, नंबर 15। चलो, क्या बोल रहा है? जस्ट बिफोर द मैच आई आस्क्ड हिम whom he thought was going to win। whom he thought, अच्छा देखो,
अब दो टाइप है इसमें, एक तो हु है और दूसरा हुम है। तो हु को हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस में, जिसको हम एस सी कहते हैं। हुम को हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। हु को यूज करना है सब्जेक्टिव केस में, हुम को यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस में। अब जब यहाँ पे ही ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ही, हिज, हिम ऐसा होता है ना, तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पॉजिटिव केस होता है। तो जैसे ही सब्जेक्टिव केस दिखा तो इस केस में क्या आना चाहिए, सिर्फ हु आना चाहिए, तो यहाँ पे हुम नहीं आएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो ये नहीं आ सकता। नंबर 2 पढ़ो। माई नेफ्यू हु इज इन बैंगलोर इज ईगर टू ट्रेवल टू दिल्ली इन दिस विंटर। इस विंटर में उसको दिल्ली आना है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वन ऑफ माई अंकल्स, अब अंकल्स लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनमें से एक अंकल की बात हो रही है। तो वन ऑफ माई अंकल इज सीरियसली इल एंड इज इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, और वो आईसीयू में एडमिट है, ऐसे कहा जा रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, 2 और 3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा, ओनली 2 एंड 3। ये आपको प्रोनाउन चैप्टर में करवाए जाते हैं, हु और हुम कहाँ पे यूज करना है, क्यों यूज करना है, कहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था नंबर 15। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली अवेलेबल है। नंबर 16 पढ़ लो। नंबर 16, नंबर 16 में भी आपके सामने 3 क्वेश्चंस है, 3 सेंटेंसेस है। बताएंगे क्या आना चाहिए इसमें। द मैन वॉज ड्रेस्ड सिंपली, ड्रेस्ड एडजेक्टिव है, उसके बाद एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बट हिज आईज वेयर बीमिंग विथ नॉलेज, वो ऐसे नजर आ रहा था जिस ऐसे जैसे कि उसके पास बहुत सारा नॉलेज हो, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हेन ही यूज्ड टू वॉक along the road, a wild dog started chasing him, जब वो चला करता था तो एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, ये स्टेटमेंट गलत है। व्हेन ही यूज्ड टू वॉक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा while he was walking, जब वो चल रहा था तब एक कुत्ता आया और उसको चेस करना, यानी उसको उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, तो while he was walking आएगा, व्हेन ही यूज्ड टू वॉक नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से पार्ट बी में चेंज हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। तो ये तो गया। अ पेयर ऑफ ट्राउजर हैव बीन बॉट बाय मी, पेयर ऑफ ट्राउजर, सुनो, जब आप सिंगुलर यूज करते हो तो आप यूज करते हो पेयर ऑफ, लेकिन जब आप प्लूरल में जाते हो तब आप यूज करते हो पेयर्स ऑफ। सिंगुलर में क्या यूज करना है, पेयर ऑफ। पेयर्स ऑफ कहां पे यूज करना है, प्लूरल में। अब यहाँ पे पेयर ऑफ की बात हो रही है, यानी सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब भी आप सिंगुलर यूज करते हो, तो यहाँ पे हैव नहीं हैज आएगा, तो ये भी पार्ट में भी एरर हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सिर्फ ऑप्शन ए, ओनली ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके ग्रामर के कंसेप्ट अच्छे होने बहुत जरूरी है। ठीक, कर लीजिए, 16 नंबर कर लीजिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 17। 17 पे चलते हैं। सेवनटीन बताएंगे इसका। बताइए। द बिजनेस टाइकून, अब बिजनेस टाइकून कोई है, रिटर्न बैक। अच्छा एक बात सुनो, जब आप किसी जगह से किसी चीज से लौटाने की बात कर रहे हो, रिटर्न, तो रिटर्न मतलब वापस आना, तो इसके बाद फिर से बैक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो डायरेक्ट रिटर्न टू द कॉरिडोर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बाय बैगिंग द फ्रेंचाइजी ऑफ द आईपीएल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बैक की जरूरत नहीं है।
थिंग्स विल गो द सेम एज दे वेयर अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। थिंग्स मतलब, अब यहाँ पे चीजों की बात की गई है। थिंग होता तो सिंगुलर होता, लेकिन थिंग्स की बात होगी मतलब वो प्लूरल हो गया। तो थिंग्स विल गो द सेम एज दे वेयर, दे हमने यूज कर लिया इस प्लूरल के लिए, थिंग्स के लिए। अनलेस यू योरसेल्फ, यू जो है वो प्लूरल वाला प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल। जब प्लूरल यूज करते हो तो इट नहीं आता है, इट की जगह पे दे आता है। ठीक है, इट की जगह पे क्या आएगा, दे आएगा, क्योंकि प्लूरल के लिए मुझे दे का यूज करना पड़ेगा। इट आप यूज करते हो जब सिंगुलर यूज करना हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे दे आएगा। तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट में भी गलती हो गई, इट की जगह पे दे चाहिए था। आपको पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट नंबर थर्ड पढ़ लेते हैं। द थर्स्टी डॉग्स, अब कुत्ते थे तो उनको थर्स्टी मतलब उनको प्यास लगी थी, ड्रैंक अप ऑल द वाटर, तो पूरा पानी वो पी गए। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली थ्री कहाँ पे, ऑप्शन सी। प्रोनाउन चैप्टर में मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से आपको इस कंसेप्ट को करवाया हुआ है। तो जिन लोगों का ग्रामर अच्छा नहीं है वो कोर्स लॉन्च है अपने ऐप पे, ठीक है, वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं। वहाँ पे आपके ग्रामर के कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको आरसी भी करवाया हुआ है, क्लोज टेस्ट करवाया हुआ है, सब चीज़ें करवाई हुई है। आप जाके बस उसको उसको एक बार देख लीजिए। उसको अगर रिवाइज भी कर लेंगे अच्छे से तो फिर ग्रामर में या फिर कोई भी कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 17 हो गया। अब इस टाइप के सवाल होते हैं खत्म, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये आसान टाइप के सवाल है, इसको कर लेंगे फटाफट से। सुनो क्या पूछ रहा है, इन ईच सेंटेंस सम पोर्शन इज इन बोल्ड, तो कुछ पार्ट आपको बोल्ड में दिया है। विच मे और मे नॉट नीड इंप्रूवमेंट, अब इसमें इंप्रूवमेंट हो भी सकती है और कुछ क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं भी है। तो चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर दैट पोर्शन, तो उस पोर्शन के लिए करेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढिए दैट मेक्स द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज देन मार्क नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगर जो बोल्ड में आपको दिया हुआ है अगर वो एज इट इज है, वहां पे चेंजेस की जरूरत नहीं है, तब जाके आप क्या मार्क करेंगे, ऐसे में आप मार्क करोगे नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। याद आ गया। तो ये है आपका, इस टाइप के सवाल है, ये पूरे ग्रामेटिकल है। तो पढ़ेंगे पहला सवाल और बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर्स, नर्सेस एंड ऑल। हाँ सुनो, अब यहाँ पे ग्रेटिट्यूड, उन्होंने थैंक्स कहा किनको, डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स लिखा है प्लूरल है, नर्सेस प्लूरल है, एंड ऑल, एंड ऑल। तो जब आप प्लूरल की बात कर रहे हो तो कुछ प्लूरल वर्ड आना चाहिए। तो हु और हुम का तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता, धोज यहाँ पे आएगा। अब धोज और उसके बाद हुम आएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस तो है नहीं, सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले मेंशन है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। धोज हु वर्क, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, धोज हु वर्क ऑन, अपॉन नहीं ऑन आएगा। जो लोग इस चीज पे काम कर रहे थे दिन रात, धोज हु वर्कड ऑन क्रॉसिंग द माइलस्टोन ऑफ 100 करोड़ कोविड डोजेस, जो कोविड डोजेस 100 करोड़ कोविड डोजेस का संकल्प पूरा करने के लिए जो उन पे दिन रात लगे हुए उन डॉक्टर्स को और नर्सेस एंड सभी को ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद किया। तो धोज हु वर्कड ऑन, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। धोज किसके लिए यूज किया है, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए। ठीक है, तो ये हुआ नंबर 18। नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 19 पे। द लीडर रिपीटेडली सेड दैट हिज मिशन वॉज नॉट बाय मियरली टू अचीव 100% लिटरेसी। मियरली टू वॉज नॉट, मियरली टू अचीव 100, अच्छा, नॉट बाय,
अच्छा, बाय को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते बीच में, तो मियरली टू अचीव, सिर्फ इतना आएगा। द लीडर रिपीटेडली सेड दैट हिज मिशन वाज नॉट मियरली टू अचीव 100% लिटरेसी, उसको सिर्फ 100% लिटरेसी लाना यही उसका उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पे बाय नहीं आता। अच्छा, बाय आप कहाँ पे यूज करते हो पता है? जब आप किसी चीज से ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि बाय कार, बाय बाइक, तो जब ट्रैवलिंग सोर्स की बात आती है ना, तब आप बाय का यूज करते हो। यहाँ पे ट्रैवलिंग सोर्स थोड़ी ना है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बाय नहीं आ सकता। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा मियरली टू अचीव। 19 का आंसर भी हो जाएगा, मियरली टू अचीव। चलो, ये हो गया नंबर 19। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 20। stating that the lockdown had opened up new vistas such as conduct of online classes। तो लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया? ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। मद्रास हाई कोर्ट इम्प्रेस्ड अपॉन द नीड टू कंटिन्यू द वर्चुअल मोड ऑफ एजुकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज इन नीड ऑफ इट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या सुनवाई की? इम्प्रेस्ड अपॉन द नीड टू कंटिन्यू। उनको लगा कि अभी कोविड के सिचुएशन में ऑनलाइन एजुकेशन को ही कंटिन्यू करना चाहिए, तो उस चीज को उन्होंने कायम रखा। तो इम्प्रेस्ड बाय द नीड, इम्प्रेस्ड अपॉन द नीड। बाय नहीं आ सकता, विद नहीं, अलॉन्ग विद नहीं, फ्रॉम द नीड नहीं। तो यहाँ पे यही ऑप्शन करेक्ट है एक्चुअली में, इम्प्रेस्ड अपॉन द नीड टू कंटिन्यू। अब यहाँ पे चेंजेस की जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शन कौन सा मार्क करोगे आप? नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो 20 का आंसर ई है। नेक्स्ट। हाँ सुनो, अब इसमें ग्रामर का रूल बताता हूँ आपको, आसान सा। नो सुनर, जब भी नो सुनर देखने को मिले तो इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, अब नो सुनर लिखा है, इसके बाद मेरे पास ये आई जो है वो सब्जेक्ट है, मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब सॉ जो है वो सी का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है मतलब ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है मतलब इस केस में हम डिड का यूज करते हैं। तो नो सुनर डिड आई सी हिम देन आई रैन अवे, ये आपका प्योरली ग्रामेटिकल क्वेश्चन था। 21 का आंसर बी है। ये आपको मैंने कंजंक्शन चैप्टर में बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। ठीक है, 21 का आंसर नो सुनर डिड आई सी। नंबर 22। सुनो, रोहन मेट विद एन एक्सीडेंट। अब इसका मीनिंग ये नहीं होता कि रोहन एक्सीडेंट से मिला। मेट मतलब वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया। ठीक है, अब बहुत मिले लोग सोचेंगे कि एक्सीडेंट से कब मिला ये, क्योंकि मेट वितन है ना। अब बहुत लोग अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन मेट वितन एक्सीडेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया एंड इमीडिएटली एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। सुनो, जब आप किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हॉस्पिटल में ही लेके जाया जाता है ना। तो हॉस्पिटल का ये जनरल पर्पज है। जब कोई भी चीज जनरल पर्पज के लिए यूज करते हो तो ना तो उसके पहले ए लगाओगे, ना तो एन लगाओगे, ना तो द लगाओगे। जब कोई भी चीज जनरल पर्पज के लिए यूज होगी तब आपको तीनों भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे अगर दूसरी बात करूं मैं ट्रेन की, ट्रेन का काम क्या है? इंसानों को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना। बस का काम क्या है? इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। तो ये उनका जनरल पर्पज है, तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं चाहिए। तो एडमिटेड टू हॉस्पिटल, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है, 22 का ए। एडमिटेड टू, ना तो ए यूज करो, ना तो एन यूज करो, ना तो द यूज करो, सिर्फ जो वर्ड यूज किया है उसी को डायरेक्टली यूज करना है। तो एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो रोहन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड इमीडिएटली एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ये आंसर है इसका। ठीक है,
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 23। आवर जर्नी टू मनाली वॉज फार फ्रॉम बींग कंफर्टेबल एज द रोड वॉज बम्पी। मतलब रोड खराब था, बम्पी होगा, कई जगह पे खट गड्ढे होंगे, है ना। तो बताएंगे इसका। वॉर फार फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल, यानी कंफर्टेबल तो था ही नहीं, उससे बहुत बदतर था। ठीक है, ऐसे बताया गया। तो फार फ्रॉम कंफर्टेबिलिटी नहीं, फार नॉट कंफर्टेबल, फार नॉट कंफर्टिंग, फार एंड नॉट बीइंग कंफर्टेबल, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। फार फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल यही सही है आपका, फार फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल ही सही है। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो फिट हो पा रहा है इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड आपका आंसर है। ओके, तो आवर जर्नी टू मनाली वॉज फार फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल एज द रोड वॉज बम्पी। ओके, तो ये था नंबर 23। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 24। आई हैव बीन रिंगिंग द डोरबेल 5 टाइम्स। आई हैव बीन रिंगिंग, अब रिंगिंग भी है, 5 बार कर भी चुका है, बट नो वन आंसर्ड। तो यहाँ पे हैव बीन रिंगिंग, ये कौन सा टेंस है पता है आप लोगों को? ये टेंस कौन सा है? इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन वो 5 बार पहले ही बजा चुका है बेल, तो वो जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीटेड अगर टास्क है तो उसमें कंटिन्यूस टेंस कैसे आ गया? तो इसको आपको रखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक्शन नहीं है ना, ये हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव रंग द डोरबेल, आई हैज रंग, आई हैड बीन रिंगिंग। बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें? नंबर 24। देखो, जब प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो ना तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो तो हैज हैव दोनों में से एक आएगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ये स्ट्रक्चर होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। जब प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हो तो एक तो हैज हैव चाहिए, तो आई के लिए हैव का यूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट है, पास्ट होता तो हैड आता। अब रंग जो है वो रिंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हैव रंग द डोरबेल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस का पहले टेंस पहचानना है, टेंस पहचानना है, फिर देखना है कि वो जो एक्शन है वो पहले ही हो चुकी है या फिर वो कंटिन्यूस एक्शन है। अगर हो चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, और अगर कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो 24 का आंसर है हैव रंग द बेल, हैव रंग द डोर बेल। तो ये था नंबर 24। नंबर 25, ये आखिरी सवाल है आज के सेशन का। ठीक है, इसके बाद वाले हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो देयर हैज बीन अ शार्प डिक्लाइन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दिस ईयर। तो इस साल में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो शार्प डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन मतलब कम हुआ है। बताएंगे इनमें से कौन सा आना चाहिए? किस चीज में कमी हुई है? कंपनी के प्रॉफिट में। तो जब किसी चीज में कम होती है तो हम यूज करते हैं इन का। ये सब के सब जो है ना, इन, आउट, उसके बाद बिटवीन, अमंग, उसके बाद ऑन, ओवर, ये सब के सब प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन हम कहाँ यूज करते हैं? जब दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को हमें रिलेट करना हो, तब हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन का। तो किस चीज में कमी हुई? कंपनी के प्रॉफिट में। तो तब आपको यूज करना पड़ेगा हैज अ शार्प डिक्लाइन इन। ठीक है, यहाँ पे टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिक्लाइन के बाद आपको इन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑफ हट जाएगा। ठीक है, डिक्लाइन इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन दिस ईयर, ऑफ द कंपनी दिस ईयर। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक,
चलिए, तो फिर आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने आरसी डिस्कस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पढ़ने की आदत रोज डालिए, वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात, हमने क्लोज टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया। फिर क्लोज टेस्ट में हमने 5 सवाल देखे। उसके बाद हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल देखे। देखो, इन 7 सवाल में तो हमने इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की, लेकिन इसके इमीडिएटली पहले जो देखा था उसमें हमें करेक्ट सेंटेंसेस कौन से हैं वो पहचानने थे और वो आपको मार्क करने थे। तो इस 4 टाइप के हमने आज डिस्कस किए। इसमें और भी कुछ टाइप्स है जो मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। तो इसी पेपर को हम कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। जिन लोगों को ग्रामर को अच्छे तरीके से करना है वो लोग डायरेक्टली कोर्स अवेलेबल है, ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप सभी को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी को सेशन पसंद आया होगा। अब इसमें आप कम से कम इस 25 में से तो आप कम से कम 17 से 18 तो स्कोर कर ही सकते हो। ठीक है, जिनको पैसेज नहीं भी आता वो कम से कम 13 से 14 तो कर ही सकते हैं। तो अगर आप ग्रामर के बेसिस पे भी अगर जाते हो तो अच्छा खासा स्कोरिंग आपका हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि रीडिंग की आदत डालिए, ये आदत आपको आगे बहुत काम फायदेमंद होगी। ठीक, तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली बार, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।